नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली से लौटने के बाद मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, इसे लेकर नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जो ताजा जानकारी हमारे पास आई है उससे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मामले में जिसकी चर्चा चलती है उसकी एक नहीं चलती है। ऐसा तब भी हुआ जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनाए गए, ऐसा तब भी हुआ जब टिकटों का वितरण हुआ, ऐसा तब भी हुआ जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और ऐसा तब भी हुआ जब एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री को सांसद की टिकट दे दी गई। रायपुर से रिक्त हुई इस सीट के लिए कौन नया नाम होगा, उस पर भी आज चर्चा होगी। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण का खासा महत्व होता है। बावजूद इसके बृजमोहन अग्रवाल की खाली हुई सीट क्या किसी सामान्य को ही टिकट मिलेगी, और मंत्री भी क्या किसी सामान्य कोटे के व्यक्ति को ही बनाया जाएगा? इस रहस्य पर्दा स्वयं विष्णुदेव साय ही उठाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो तस्वीरें साझा की है उसे आप गौर से देखें, जिसे खुद सीएम विष्णुदेव साय की ओर से साझा किया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें देख सकते हैं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दूसरी तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम साय से सरकार के कामकाज और योजनाओं की जानकारी ली। सीएम विष्णुदेव साय जब दिल्ली जा रहे थे तब पत्रकारों ने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन लौटने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है करीब हफ्ते भर से भी कम के समय में मंत्रिमंडल के नए चेहरे के रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई राजनीति पर यदि गौर किया जाए तो आपको 7 महीने के फ्लैशबैक में जाना होगा, जब टिकटों का वितरण हुआ था। अप्रत्याशित रूप से उन चेहरों को टिकट दी गई जिनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी। ऐसा एक चेहरा दुर्ग से गजेंद्र यादव का था, जहां उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अरुण वोरा को 48,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जब गजेंद्र यादव को टिकट मिली थी तब चर्चा जोरों पर थी कि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, इसलिए उन्हें टिकट मिली। उनके चुनाव प्रचार के दौरान शुरुआत में उनके अपने भी कुछ जब साथ छोड़ दिए थे और मीडिया में कई तरह की खबरें चलाई जा रही थी कि बुरी तरह हार जाएंगे, लेकिन 48,000 से ज्यादा वोटों से जिस तरह से वो जीत करके आए, उसके बाद वो बेहद स्वीकार्य चेहरा हो गए हैं। यादव समाज से आते हैं, जातिगत समीकरण के लिहाज से नए मंत्री के रूप में उनके नाम की चर्चा भी स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो रही है। लेकिन एक अड़चन यह है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं, जिसमें से नियमानुसार 15% से ज्यादा विधायक नहीं लिए जा सकते। ओबीसी वर्ग से पहले ही 6 विधायक हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 3 विधायक हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से 1 विधायक हैं, जबकि 2 सामान्य चेहरों में से एक बड़ा चेहरा बृजमोहन अग्रवाल का मंत्रिमंडल से बाहर हो चुका है। ऐसे में गहराई से चिंतन इस बात के लिए हो रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल न केवल सामान्य वर्ग का बड़ा चेहरा थे, बल्कि वो अनुभवी मंत्री थे। ऐसे में किसी अनुभवी चेहरे की अगर बात आती है तो 3 नामों की चर्चा स्वाभाविक रूप से जो पहले से ही चल रही है, एक राजेश मूणत, दूसरे अमर अग्रवाल, तीसरा अजय चंद्राकर। हमारे विश्व सूत्रों की माने तो राजेश मूणत और अमर अग्रवाल चूंकि सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए संभावना इस बात की ज्यादा बलवती हो गई है कि इन दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। यदि बात जातिगत समीकरण के अलावा क्षेत्र के हिसाब से की जाए, संभागवार बात की जाए, तो सरगुजा में इस वक्त सबसे ज्यादा सीएम को मिलाकर 4 मंत्री हैं। बिलासपुर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव को मिलाकर 3 मंत्री हैं। बस्तर और रायपुर संभाग से 1-1 है, जबकि दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। ऐसे में क्षेत्रीय लिहाज से बस्तर और रायपुर की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन बदले हुए हालात में जब से बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई, उसके बाद ये माना जा रहा है सतनामी समाज गुस्से में है, नाराज है। आने वाले दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन बदले हुए हालात के अनुसार कुछ नई रणनीति भी बनानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहब सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं। वो बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में हैं, सारे प्रमुख कार्यक्रमों में वो देखे जाते हैं। बलौदाबाजार और उससे पहले अमर गुफा में हुई घटनाओं को लेकर सतनामी समाज के गुस्से का फायदा कांग्रेस के नेता उठाने में लगे हैं। लगातार आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। वक्त और मौके की नजाकत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार धूप में चलिए हल्के पांव वाली रणनीति को अपना रहे हैं। फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। फिलहाल विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। वरिष्ठता की बात की जाए तो राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल के स्वाभाविक नाम है। लेकिन चौंकाने वाला जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें जिन नए नामों की लगातार चर्चा हो रही है वो नाम है रायपुर उत्तर के
विधायक पुरंदर मिश्रा, बसना के विधायक संपत अग्रवाल, पंडरिया की विधायक भावना वोरा, कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के अलावा सीतापुर के विधायक राजकुमार टोप्पो के नाम शामिल हैं। 2003 में जब सबसे पहले राजेश मूणत को पहली बार विधायक चुने जाने के बाद मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर रमन सिंह की वो खास पसंद थे, तो वो नाम बेहद अप्रत्याशित था। यदि मैं इससे और पीछे 90 की बात करूं तो बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे सरीखे नए विधायक जब चुनकर आए थे तो सुंदरलाल पटवा ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इस लिहाज से बदली हुई भाजपा की बदली हुई रणनीति में किसी नए विधायक को ले लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इन सब कवायदों के बीच सबसे ज्यादा मजबूती से जिन दो नामों की चर्चा हो रही है वो एक है राजेश मूणत, दूसरे हैं अमर अग्रवाल। दोनों ही 15-15 साल मंत्री रहे हैं। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अनुभवी चेहरे को आगे बढ़ाने की जब बात हो रही है तो विष्णुदेव साय सरकार में बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक अनुभवी चेहरे के हट जाने से दूसरे अनुभवी चेहरे को लाने की बात हो रही है। इसमें न तो जाति का समीकरण आड़े आएगा और न ही क्षेत्रवाद। सोशल मीडिया का दौर है। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें कमेंट सेक्शन में कई बुद्धिजीवी दर्शकों ने साफ तौर पर लिखा था कि योग्यता को महत्व दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अनुभवी और योग्य लोगों को महत्व दिया जाए। ऐसी आवाज इस माहौल में उठ रही है जब भारतीय जनता पार्टी के अपने ही समर्थित हिंदूवादी संगठन रायपुर की सड़कों में निकलकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर के सिटी कोतवाली थाने के बाहर देर रात तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जुटे रहे। थाने के बाहर ही यज्ञ हवन कुंड बनाकर वहां पूजा पाठ करते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा। तैयारी तो थी, अगले दिन तक भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी रहेगा जिसका नाम दिया गया था जेल भरो आंदोलन। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मांग थी कि जिन गोरक्षकों को गिरफ्तार किया गया है उनके विरुद्ध गंभीर धाराएं लगाई गई है, वो गलत है, उन्हें रिहा किया जाए। दरअसल बीते 7 जून को आरंग इलाके में गौ तस्करी करते हुए 3 मुस्लिम युवकों को किसी ने रोका था और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, जिसमें चांद मियां की लाश महानदी से मिली, गुड्डू खान की मौत बाद में इलाज के दौरान हो गई और सद्दाम की मौत 12 दिन बाद इलाज के दौरान हो गई। सद्दाम से उम्मीद थी कि उसका बयान लिया जा सके, पुलिस ने बयान नहीं लिया, किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज नहीं था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चांद मियां को अंदाजा नहीं था कि महानदी में पानी नहीं है, सूखी नदी में उनके द्वारा छलांग लगाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 7 जून की रात अंधेरी 2-3 बजे पुलिस का 112 वाहन भी पहुंच गया था। बावजूद इसके दबाव में आकर पुलिस ने गौ रक्षकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में आक्रोश और गुस्सा बढ़ता देख उप मुख्यमंत्री अरुण साव खुद रायपुर के सिटी कोतवाली थाने के बाहर उस स्तर पर पहुंच गए जहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। मान मनोबल का दौर जारी रहा। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता धरना स्थल से हटे। इस घटना को समझने वाले अच्छी तरह समझते हैं ये कोई मामूली घटना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के अपने ही समर्थित हिंदूवादी संगठन को आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, इससे क्या संदेश जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने लोगों को किस तरह से संभाला जाए। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन #2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देकर इसका निर्माण राजनीति आयोग की ओर से किए जाने के बारे में विस्तार से बताते हुए सहयोग मांग रहे हैं, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम साय ने पीएम मोदी की गारंटी की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री परिषद की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18,12,743 परिवारों को आवास देने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में 1,06,777 आवास निर्माणाधीन है जिनकी
मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह भी जानकारी दी कि कृषक उन्नति योजना के तहत 2023 में कुल 24,73,000 किसानों को 13,287 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा राज्य की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मातारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 4 माह की वित्तीय सहायता 2,618 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से IRCTC से एक MOU किया गया है जिसमें हर साल 20,000 छत्तीसगढ़ के यात्रियों को मुफ्त अयोध्या की यात्रा करवाई जाएगी। ये सारी जानकारी जब CM विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे रहे थे, तब उस बारे में जो राजनीतिक चर्चा हुई वो तो आधिकारिक रूप से नहीं बताई जाती, लेकिन राजनीतिक खबरों के लिए सूत्रों का खासा महत्व होता है। जिस तरह की योजना छत्तीसगढ़ की जमीन पर तैयार की गई, उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। आने वाले चंद दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में उस नए चेहरे के बारे में जानकारी हो जाएगी जिसे मंत्री बनाया जाना तय है। नाम तय हो चुके हैं, जमीनी समीकरण और हालात बनाने के लिए 2-3 दिनों का समय चाहिए। ऐसे हालात में रायपुर दक्षिण की जो विधानसभा सीट खाली हुई है उस पर भी चिंतन हो रहा है। बीते 34 साल से जहां लगातार कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चाहेगी कि कोई ऐसा चेहरा आए जो बृजमोहन अग्रवाल से उनकी तुलना की जा सके। आने वाले कई दशकों तक बीजेपी का गढ़ रायपुर दक्षिण बना रहे। ऐसे में मीडिया में जो पुराने 2-3 चेहरे ट्रेंड कर रहे हैं, जिनके नाम हर कोई जानता है, संजय श्रीवास्तव, केदार कश्यप, और पार्षदों की बात की जाए तो सीनियर पार्षद मृत्युंजय दुबे, मीनल चौबे जैसे कई ऐसे नाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो ट्रेंड चल रहा है, नए चेहरों को सामने लाकर चौंका देना, वैसा हो जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। यहाँ एक बात गहराई से समझनी होगी कि ये पुराना ढर्रा चला आ रहा है। जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे ही हालात रायपुर के सड़कों में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ होर्डिंग और विज्ञापन के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि टिकट उन्हीं को मिलने वाली है। ऐसे हालात पर भी बदली हुई भारतीय जनता पार्टी की गहरी नजर है। खबरें कैसी प्लान करवाई जाती है, किस तरह से खबरों को हवा दिया जाता है, ये जानकार अच्छी तरह समझते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, कौन किसका समर्थक है और किस तरह से सोशल मार्केटिंग की जाती है। ऐसी मार्केटिंग के पीछे क्या मंशा है? क्या बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब अनुकूल है? ये ऐसा जो करवा रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए? भीतर घात की संभावना भी बनी हुई है। रायपुर दक्षिण के मामले में बृजमोहन अग्रवाल की सहमति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल जिस नाम के समर्थन में न हो तो ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट न दे। बृजमोहन अग्रवाल और उनके समर्थक जैसा कि पहले मान के चल रहे थे कि राज्य के मंत्री हटते ही उन्हें केंद्र का मंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। बिलासपुर के तोखन साहू भी अप्रत्याशित नाम थे, इसलिए संभावना प्रकट की जा रही है कि बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन से या समर्थन करवा कर कुछ ऐसे नाम को सामने लाया जाए जिसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सके। एक ऐसा संदेश जिससे भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच की झलक साफ तौर पर नजर आती हो। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध दिखने की एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे हालात में CM विष्णुदेव साय ने आपातकाल के दौरान 21 से 18 महीने जेल में बंद किए गए मीसा बंदियों का सम्मान अपने घर पर किया, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में काला दिवस मनाया, 25 और 26 जून को ये कार्यक्रम मनाए गए, लेकिन इस बार एक बड़ा संदेश देश की संसद से दिया गया, जहां स्पीकर ओम बिरला ने एक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पूरे देश को बताया कि लोकतंत्र का गला घोटने में खासकर कांग्रेस और इंदिरा गांधी की कितनी बड़ी भूमिका थी। जिस वक्त ओम बिरला अपना भाषण पढ़ रहे थे, मौन के दौरान भी कांग्रेसी सांसद हो हल्ला मचाने से बाज नहीं है। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ के पुराने CM से जब ANI के पत्रकार ने पूछा कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो भूपेश बघेल को आपातकाल पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि बड़ी ही बेशर्मी के साथ उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी में साहस था तो उन्होंने ये सब किया। भूपेश बघेल कुछ ऐसा ही कह रहे थे जब 84 के दंगे के बारे में कांग्रेस के पुराने थिंक टैंक सैम पित्रोदा से भी पूछा गया था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तब भी उन्होंने कहा था हुआ सो हुआ। उन दोनों बयानों को आप गौर करें कि किस तरह से उन दोनों बयानों में आपको समानता नजर आएगी। 50 साल पहले इंदिरा जी ने जिन परिस्थितियों में लागू किया, पूरे देश इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज है।
और उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंदिरा जी में साहस थे, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अब प्रश्न भी करती है, जवाब भी मांगती है। जवाब नहीं मिलने पर तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो जाती है। ऐसे ही बदले हुए हालात में देश की राजनीति को भी आम जनता बखूबी समझ रही है। नेता जिस तरह चुनाव से पहले झूठे वादे करते थे, अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। काम नहीं करने वालों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चुनाव के इंतजार से पहले सोशल मीडिया के दौर में तीखी प्रतिक्रिया जनता की आवाज बनकर सामने आती है। इसलिए हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे और योग्य लोगों को आना चाहिए। बुरे लोग राजनीति में काबिज होकर देश और समाज का नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मार्गदर्शन के लिए कमेंट जरूर करें। नमस्कार।